लॉ। अब ये स्टोक्स लॉ क्या होता है? स्टोक्स लॉ, देखिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं स्टोक्स लॉ होता क्या है। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी एक स्फेरिकल बॉल किसी फ्लूइड के अंदर मूव कर रही है with some constant velocity v, with some constant velocity v, if the spherical ball or if a ball तो spherical ही होती है ना, if a ball is moving with velocity v in a fluid, तो उसके ऊपर सपोज अगर ये बॉल ऐसे चल रही है तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी। क्या होती है? 6 पाई ईटा आर वी, where v is the constant velocity of the body with which the body is moving in a fluid। कई बार इसको टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते हैं, कई बार इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। तो लिख लीजिए अपनी कॉपीज में, ये डायग्राम बना लीजिए, अपने आप क्लियर होने लगेगा। लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। This is so called Stokes law। अगर r रेडियस की बॉडी v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी फ्लूइड के अंदर मूव कर रही है तो उसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगेगा, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, और उसकी वैल्यू होगी 6 पाई ईटा आर वी। क्या वैल्यू होगी उसकी? 6 पाई ईटा आर वी। इसी को बोलते हैं स्टोक्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? स्टोक्स लॉ। और where v is the velocity called terminal velocity। क्या वेलोसिटी होगी? टर्मिनल वेलोसिटी। याद रखोगे क्या? अपनी कॉपीज में लिख लीजिए, the v velocity is the constant velocity called terminal velocity। बोलो सर ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है और इसका नाम टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना? we call it as a terminal velocity। अब चलो, इसके अंदर ना एक डेरिवेशन है बेस्ड ऑन डायमेंशन एनालिसिस। वो डायमेंशन एनालिसिस का डेरिवेशन आएगा, उम्मीद है मुझे ऐसी उम्मीद है आएगा, और अगर आएगा तो प्लीज आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं 2 मिनट दे देता हूं, देख लीजिए। हो सकता है आप बोले सर ये तो कर लेंगे ना सर, इसमें क्या है सर? F is directly proportional to eta raised by a, r raised by b, v raised to the power c। फिर ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा लिया, दोनों तरफ डायमेंशंस डाल के abc की 3 इक्वेशंस बना लेंगे, फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल देंगे, फार्मूला बना देंगे टू डिराइव रिलेशंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। यही था ना टॉपिक डायमेंशन एनालिसिस में। समझ में आ गया ना? याद है कि भूल भाल गए? तो चलो, स्टोक्स लॉ मेरे ख्याल क्लियर हो गया सब लोग को, और आपको आज ट्राई भी करना है, आता है एग्जाम में। फिर लिखिए अपनी कॉपीज में एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। बच्चों लोग, अब यहाँ एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। उस डेरिवेशन में इन लोगों ने सिग्मा और रो को इंटरचेंज कर लिया बुक्स में। सिग्मा और रो को क्या कर लिया इन लोगों ने? इंटरचेंज कर लिया। और मैं इंटरचेंज करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने जो एक बार सिखा दिया वो सिखा दिया। तो अगर मैं इंटरचेंज नहीं करूंगा तो मेरा फॉर्मूला इनसे उल्टा आएगा। अब आपको ये तो याद नहीं रहेगा कि सर ने इंटरचेंज नहीं किया था, बस ये याद रहेगा सर ने तो उल्टा फॉर्मूला करा दिया, सर ने तो उल्टा फॉर्मूला करा दिया। तो चलो खैर मैं वही कराता हूं जो बुक्स के अंदर है, ताकि मेरी इज्जत भी बनी रहे। तो चलो देखिएगा प्लीज, सब लोग को समझना है अच्छे से। ये कोई भी फ्लूइड है, जिसकी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है सिग्मा। लेट सिग्मा बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जनरली पहले हम लोग रो लेते थे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, बट इस बार क्या लिया हुआ आपकी बुक्स में? सिग्मा। फिर बच्चों लोग, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ये बॉडी है स्फेरिकल बॉडी, इसकी डेंसिटी मान लेता हूं है रो, इसकी डेंसिटी है रो, इसका रेडियस कितना है आर। अब ये बॉडी एक v वेलोसिटी से ऐसे चल रही है, इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है विस्कस फोर्स, विस्कस,
और एक लग रहा होगा अपथ्रस्ट। जब किसी लिक्विड में एक स्फेरिकल बॉडी जाएगी तो उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? अपथ्रस्ट। और सेकेंडली बच्चे लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा mg। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। हुआ यूं कि when the body is moving with velocity, when the body is moving under the weight, due to the weight of the body in a particular liquid, experiencing two upward force, viscous force and upthrust, as the result, soon equilibrium gets established. Soon equilibrium gets established, यानी न्यूमरेटर ऊपर वाला फोर्स और डिनोमिनेटर अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स दोनों बराबर हो गए। अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स दोनों बराबर हो गए, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर नेट फोर्स 0 हो गया और बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लग गई। जिस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जिस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। फिर दोबारा से सुनिएगा, इसको एक और चीज तरह से समझाता हूँ। वो होता यह है कि अगर जैसे रेन ड्रॉप्स आती है ना, काफी ऊपर से आती है, आपको मालूम है रेन ड्रॉप्स, तो रेन ड्रॉप्स का मास तो होता है कम, लेकिन फिर भी काफी ऊपर से आती हैं, तो उनके अंदर अगर लगातार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता रहे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से क्या आपको लगता है उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी अर्थ तक पहुंचते पहुंचते, और इतनी ज्यादा हो जाएगी कि किसी की बॉडी में लगेगी तो छेद कर देगी। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी बॉडी में यहां पे एक रेन ड्रॉप टकराए और पैर से निकल जाए, इतनी तेज वेलोसिटी हो सकती है। इसका मतलब, लेकिन ऐसा होता तो नहीं, बस मत देखो ऊपर आना चाहे कहीं, रेन ड्रॉप्स इतनी वेलोसिटी से आती तो नहीं है। होता क्या है, क्यों नहीं आती है वो, उसका रीजन क्या है? क्योंकि बच्चे लोग जैसे बॉडी जब ऊपर से रेन ड्रॉप्स आना शुरू हुआ, तो अब ये होगा वेट ऑफ द बॉडी, लेकिन वेट ऑफ द बॉडी से वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन बीच बीच में उसके ऊपर अब दो फोर्सेस और लगने लगेंगे, दैट इज द अपथ्रस्ट एंड द विस्कस फोर्स, जो मैंने अभी बताया आपको स्टोक्स लॉ की मदद से। तो जिसके वजह से बीच में ही एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिससे कि फोर्सेस का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, एज अ रिजल्ट नेट फोर्स ऑन द बॉडी वुड बी 0 and hence the body start moving with a constant velocity in the absence of any acceleration, and that constant velocity is called terminal velocity, and here v is the terminal velocity. Here v is the terminal velocity. क्या मेरी बात समझ में आया कि कुछ अभी आपको? v क्या चीज है? एक टर्मिनल वेलोसिटी हो गया ना। इसी टर्मिनल वेलोसिटी का हम एक्सप्रेशन निकालें कि ये टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी सर। मैं बोल देता हूं, लिखिए अपनी कॉपी में फटाफट जल्दी से। लेट द डेंसिटी ऑफ द मीडियम बी सिग्मा एंड द डेंसिटी ऑफ द बॉडी बी रो, and the radius of the body br, नहीं, br, radius of the body br, radius of the body br. Now when the body starts moving under the effect of gravity, when the body starts moving under the effect of gravity, it is under acceleration due to gravity. It is under acceleration due to gravity. Soon, the equilibrium of the three forces gets established. Equilibrium of the three forces gets established. F1 downward direction mg, F2 upward direction
upthrust, and number 3 upward direction F3, viscous force. Now F1 is equal to F2 plus F3 at equilibrium. At equilibrium, या फिर F1 plus F2 plus F3 is 0. F1 plus F2 plus F3 is 0, equilibrium. तो चलो F1 is equal to F2 plus F3. F1 की वैल्यू डाउनवर्ड्स mg, upwards F2 की वैल्यू upthrust and viscous force. Upthrust की वैल्यू होगी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी into density of the liquid into g. पहले मैं इसको v rho g लिखता था, लेकिन आज लिख रहा हूँ v sigma g because we have interchanged the v and rho and sigma according to the book. बुक में क्योंकि rho लिया हुआ है density of the body और sigma लिया हुआ density of the liquid, सिर्फ इसी डेरिवेशन में है और बाकी सब जगह पे वही लेते हैं जो हम लोग लेते हैं, है ना. ऐसा नहीं है कि मैंने उल्टे ले रखे हैं, इन लोगों ने यहाँ पे कुछ मन किया इनका चेंज करने का. अच्छा, फोर्स विस्कस फोर्स कितना है 6 पाई ईटा आर वी. वी को वीटी लिख दिया, वीटी स्टैंड्स फॉर टर्मिनल वेलोसिटी. स्टोक्स लॉ है ना, 6 पाई ईटा आर वी, दिस इज द स्टोक्स लॉ. चलिए बच्चे लोग ध्यान से देखते रहेगा. मास को लिख दिया है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू जी माइनस वी इनटू सिग्मा इनटू जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वीटी. फिर वीजी कॉमन हो गया और रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वीटी. नेक्स्ट में देता हूं, v की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब जी. वॉल्यूम की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब क्योंकि बॉडी स्फेरिकल है. जी सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वीटी. देखिएगा क्या पाई पाई गेट कैंसिल्ड आउट, पाई पाई. अब मुझे वीटी की वैल्यू चाहिए तो 6 को नीचे ले आता हूं. 4/6 3 से 18 आर क्यूब जी अपॉन ईटा आर और ये हो गया है वीटी. तो ये हो गया 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू वीटी. टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया सर. क्वेश्चन क्या था आपके पास में, हेडिंग क्या था क्वेश्चन का. मैं एक बार क्वेश्चन का हेडिंग डलवा देता हूं. हेडिंग था एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी. क्या हेडिंग था, एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी. तो इस तरह से आपके पास में vt का वैल्यू आ गया बच्चों लोग. दिस इज सो कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी एक्सप्रेशन 2/9 r square g upon eta into rho minus sigma. Rho is the density of the body, sigma is the density of the liquid. अगर कोई भी बॉडी पे अपथ्रस्ट लग रहा है उसके बाद भी वो नीचे मूव कर रही है तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ द बॉडी ज्यादा होगी तभी तो मूव कर रही है. अगर डेंसिटी ऑफ द बॉडी कम होती तो वो ऊपर ही चली जाती. तो इसलिए हमेशा डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ध्यान रखिएगा ये चीज. डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. समझ गए ना. चाहे तो ऐसा लिख लीजिए रो बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ऐसा भी लिख सकते. इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो इस तरह से आपके पास में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अच्छा, अब इसका मतलब ये भी समझ में आ गया होगा कि why a raindrop is not falling on the earth with a very high speed. Reason उसका because soon the equilibrium gets established. As a result, the raindrop gets
balanced by the weight of the drop get balanced by the viscous force and the thrust. As a result, the velocity of the raindrop get constant. As the result, the velocity of the raindrop get constant. एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो यही जो रेन ड्रॉप्स है ना, वैसे तो रेन ड्रॉप्स भी नहीं होगी, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो, बट फिर भी अगर रेन ड्रॉप नहीं होगा और एटमॉस्फेयर में अगर इतनी ये रेन ड्रॉप्स आएंगी ना, गोली से भी तेज स्पीड से आएंगी, क्या हो गया, बारिश लग गई, समझ गए, रेन ड्रॉप लग गई, समझ गए। तो इस तरह से बच्चों आपका ना विस्कोसिटी वाला टॉपिक भी फिनिश हो गया।